नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मज़े में सभी, पढ़ाई मस्त चल रही है। तो मेरा नाम महेश शर्मा और इस आज के लेक्चर में बात करते हैं आपकी 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो देखिए, जो आपका चैप्टर नंबर 7 है वो बोर्ड एग्जाम 2023 के ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग 4 नंबर का है। 4 नंबर में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, 1 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक यहाँ से 1.5 नंबर का न्यूमेरिकल के लिए बोल रखा है और 1.5 नंबर के डेरिवेशन के लिए यहाँ से बोल रखा है। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट पहले अपन ने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए, उसका न्यूमेरिकल भी और डेरिवेशन भी मैंने यहाँ पे ले रखे हैं। देखिए क्वेश्चन में फर्स्ट क्या देखिए बोला है ऑब्जेक्टिव का कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में निम्न में से किसके लगे होने पर, प्रत्यावर्ती परिपथ में निम्न में से किसके लगे होने पर, किसके लगे होने पर धारा वोल्टा से कला में आगे होगी। तो जब धारा धारा वोल्टा से कला में आ गई तो धारा वोल्टा से कला में किस में आगे होती है, शुद्ध मतलब कैपेसिटर में। भाई कैपेसिटर में क्या होता है, CCl होता है। कैपेसिटर में करंट लीड करता है, करंट आगे चलता है। तो शुद्ध धारितीय परिपथ में धारा आगे होती है और शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में वोल्टा आगे होती है। कितना आगे होती है, 90 डिग्री। यानी यूँ समझ बोल सकते हैं आप कि जो शुद्ध प्रेरकीय परिपथ या शुद्ध धारितीय परिपथ में वोल्टा और धारा के मध्य कलांतर कितना होता है, 90 डिग्री का। जबकि शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ में, है ना, जिसमें केवल प्रतिरोध लगा हुआ है इसी सर्किट के अंदर, तो वोल्टा और धारा समान कला में होती है और कलांतर होता है 0 डिग्री। यहाँ से मैंने 2-4 क्वेश्चन और आपको बता दिए हैं। तो किसके लगने ऊपर धारा वोल्टा से कला में आगे होगी, तो धारा वोल्टा से कला में किसी होगी, शुद्ध धारितीय मतलब शुद्ध धारिता में, है ना, केवल इसमें केवल संधारित्र लगा हो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही रहेगा। आगे बोला है किसका मात्रक समान नहीं है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, किसका मात्रक समान नहीं है। तो देखिए बच्चों, जो 1/√LC है ना, वो क्या होता है, तो √LC आप ऐसे समझ दो, आवर्ती का फॉर्मूला होता है 1/2π√LC। तो एक तरह से ये तो मात्रकहीन हो गया। तो 1/√LC का मात्रक किसके बराबर होगा, आवर्ती के बराबर। और आवर्ती का मात्रक क्या होता है, 1/सेकंड। यानी इसका मात्रक क्या है, इसका मात्रक है 1/सेकंड। किसका, इसका मात्रक क्या हो गया, 1/सेकंड, 1/सेकंड है। आगे आते √LC, तो √LC इसका उल्टा हो गया, इसका मात्रक क्या आएगा, सेकंड आ जाएगा। तो किसका मात्रक समान नहीं ये बताना है। ये आगे बोल रहा है RC, तो देखिए RC का मात्रक क्या होगा, R होता है प्रतिरोध, तो प्रतिरोध होता है वोल्ट पर एम्पियर होता है। और धारिता का मात्रक होता है कुलाम पर वोल्ट होता है। तो इसको आप सोल्व करोगे तो वोल्ट से वोल्ट कट जाएगा। अब कुलाम पर एम्पियर क्या आएगा, अब एम्पियर होता है कुलाम पर सेकंड। भाई धारा क्या होता है, आवेश बड़ा समय, तो सेकंड का आ जाएगा, ऊपर जाएगा, कुलाम से कुलाम कट जाए, तो इसका मात्रक क्या आएगा, इसका मात्रक भी सेकंड होगा। और L/R का मात्रक देख लेते हैं। तो इसका मात्रक क्या था, इसका मात्रक था, इसका मात्रक था क्या था, 1/सेकंड। इसका मात्रक क्या था, सेकंड। और इसका मात्रक क्या था, सेकंड। L/R का मात्रक निकालते हैं। तो देखिए L/R का मात्रक निकालना है तो L का मात्रक होता है वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। याद है कि नहीं, होना चाहिए वोल्ट के रूप में ना, वैसे तो हेनरी होता है या वेबर पर एम्पियर। इसको और सोल्व करता है वोल्ट सेकंड पर एम्पियर और प्रतिरोध होता है वोल्ट पर एम्पियर। तो ये वोल्ट पर एम्पियर तो कट जाए तो क्या आएगा, यहाँ से सेकंड आएगा। तो इसका मात्रक क्या होगा, सेकंड। तो ये पूछ क्या रहा है, किसका मात्रक समान, अच्छा किसका मात्रक समान नहीं है। तो किसका मात्रक समान नहीं होगा, 1/√LC का मात्रक समान। भाई बाकी सबका सेकंड सेकंड आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, सबका क्या आ रहा है भाई, ये आवृत्ति है 1/√LC, तो 1/1/सेकंड, बाकी सबका सेकंड सेकंड। तो किसका मात्रक, तो इसका आंसर होगा 1/√LC, 1/√LC। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है शुद्ध प्रेरकता या धारिता का। एक बात और बोलूंगा इसके लिए, जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसके आप मात्रक, ये 1/√LC का मात्रक क्या होता है, √LC का मात्रक क्या होता है, RC का मात्रक क्या होता है, L/R का मात्रक क्या होता है, इनका मात्रक और विमा आपको निकालना आनी चाहिए। जहाँ L क्या होता है प्रेरकता, R क्या होता है प्रतिरोध और C क्या होता है धारिता। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ये वाला इससे कुछ ना कुछ पूछ सकता है, मात्रक या विमा वगैरह कुछ पूछ सकता है। ठीक है, आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला है शुद्ध प्रेरकता या धारिता का शक्ति गुणांक कितना होता है। देखिए शुद्ध प्रेरकता तो शक्ति गुणांक का फॉर्मूला होता है cos φ। जब फाई क्या होता है, वोल्टा और धारा के मध्य कलांतर होता है। तो चाहे शुद्ध प्रेरकीय परिपथ हो चाहे शुद्ध धारितीय परिपथ हो, दोनों में ही कलांतर कितना 90 डिग्री होता है। तो कोस 90 डिग्री का मान कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो कोस 90 डिग्री कितना होगा, 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। शुद्ध प्रेरकीय और धारितीय परिपथ के लिए शक्ति गुणांक 0 होता है। और शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ जब केवल प्रतिरोधी जुड़ा है ऐसी सर्किट के अंदर,
तो शक्ति गुणांक होगा 0। बड़े भाई जब शुद्ध प्रतिरोध परिपथ में वोल्टता और धारा के मध्य कलांतर 0 डिग्री, तो शक्ति गुणांक कोस फाई, और कोस 0 का मान कितना होता है 1, तो शुद्ध प्रतिरोध परिपथ में 1 रहेगा। आप ये याद कर लेना, ठीक है, एग्जाम में इनमें से कोई सवाल पूछ सकता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, ये तो हो गया ना, इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आगे बोला है ट्रांसफॉर्मर की पटलित इसलिए होती है ताकि, देखो पटलित क्यों बनाते हो उसको, ताकि बहर धाराओं की वजह से ऊर्जा हानि कम हो। तो इसका आंसर हो जाएगा बहर धाराओं के कारण ऊर्जा हानि को कम करने के लिए, ऑप्शन डी इसका ऑप्शन डी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है संलग्न चित्र में अनुनादी आवर्ती स्थिति को प्रदर्शित करने वाला बिंदु है। तो देखिए यहाँ पे ये पॉइंट्स दे रखे, देखिए अनुनादी आवर्ती पे क्या होता है एक्सएल बराबर क्या होता है, अनुनाद पे एक्सएल बराबर क्या होगा एक्ससी हो जाएगा। तो आपका जो पॉइंट बी होगा वो क्या हो जाएगा अनुनाद को डेवो दी, इस जगह पे क्या होगा एक्सएल बराबर जो मान एक्स का है एक्सएल का है वही एक्ससी। अब एक्सएल देखो यहाँ पे ये तो हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्ससी। तो एक्ससी क्या होता है, एक्ससी होता है धारितीय प्रतिघात और एक्सएल क्या होता है प्रेरकीय प्रतिघात होता है। तो यहाँ पे पॉइंट बी इसका आंसर, यानी इसका ऑप्शन बी सही रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बोला है प्रत्यावर्ती धारा के एक संपूर्ण चक्कर में माध्य धारा का मान या औसत धारा। तो एक पूरे चक्कर में एसी में एवरेज कितना आएगा 0, जितना प्लस में उतना माइनस में, तो एवरेज कितना हो जाएगा 0। और आधे में क्या होता है, आधे में होता है प्लस हाफ में 2im/पाई और माइनस हाफ में मतलब नीचे वाले में -2im/पाई। अगर यहीं पे औसत वोल्टता पूछे एक चक्कर में तो वो भी 0 रहेगी, और आधे चक्कर में औसत वोल्टता पूछे तो 2vm/पाई प्लस में और माइनस में -2vm/पाई होती है। ठीक है, इसका डेरिवेशन भी देखना चाहिए, हालांकि ऑब्जेक्ट में सीधा पूछा। और यहीं पे आपको वर्ग माध्य मूल वोल्टता और शिखर वोल्टता में रिलेशन भी याद करना चाहिए। Vrms क्या होता है, तो Vrms होता है Vm/√2 और Irms क्या होता है Im/√2। जहाँ ये होता है पीक वोल्टेज में शिखर वोल्टता इसको बोलते हैं, अधिकतम मान बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्ग माध्य मूल वोल्टता। कई बार एग्जाम में ये देके ये पूछ लेता है या ये देके ये भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, या सिंपल फॉर्मूला में सवाल भी पूछ सकता है जो मैंने आगे ले रखा है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर 0 ही रहेगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट आपूर्ति पर 100 वाट शक्ति देने के लिए बनाया गया, तो स्रोत की शिखर वोल्टता क्या होगी। तो देखिए बच्चों एक बात और बता दूं, एसी परिपथ में जो आपको वोल्टता और धारा के मान दिए होते हैं वो होते हैं आरएमएस वैल्यूज, वर्ग माध्य मूल मान। तो जो मान दिया ना वो क्या दे रखा आपको, Vrms का मान दे रखा, जो भी मैं बात कर रहा था Vrms आपको दे रखा है 220 वोल्ट, और क्या पूछ रहा है शिखर वोल्टता पूछना चाह रहा है। तो अपन क्या जानते हैं Vrms बराबर क्या होता है Vm/√2 होता है। तो यहाँ से Vm क्या आएगा, तो Vm आएगा, इसको मैं साफ कर रहा हूँ यहाँ से, तो Vm आएगा √2 इंटू में Vrms आ जाएगा। अब Vrms का मान कितना है 220 है, तो 220 रखोगे यहाँ पे गुणा कीजिए, √2 कितना होता है 1.414 इंटू 220 जब आप करोगे तो ये आएगा बच्चों 311.08 वोल्ट आएगा। तो याद कर लीजिए जब वर्ग माध्य मूल वोल्टता 220 वोल्ट होती है तो इसकी शिखर वोल्टता 311 वोल्ट होती है, यानी 220 का झटका 311 का लगता है, इसलिए ऐसी डीसी कन्वर्जन में खतरनाक भी होती है। 220 का झटका लगता है 311 का, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, तो 220 का पीक कितना आता है, शिखर कितना आता है 311 वोल्ट आएगा, तो 220 का झटका जोड़ सकता है 311 का। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे है प्रत्यावर्ती धारा को शिखर मान से शून्य तक पहुंचने में लगा समय ज्ञात कीजिए, और प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति बोल रखा है 50 हर्ट्ज। तो देखो डायग्राम बनाते हैं शिखर से शून्य तक, शिखर मान से, तो देखिए ऐसा डायग्राम बनाते हैं, तो यहाँ ये हो गया शिखर, ये हो गया 0, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, तो ये टाइम होता है यहाँ से यहाँ तक t/2, तो टाइम होगा t/4। तो टाइम लग रहा है t/4, टाइम क्या लग रहा है t/4। अब यहाँ t का मान तो दिया हुआ नहीं है, f का मान दे रखा है, तो आवर्ती होती है आवर्त काल के व्युत्क्रम के बराबर, तो कैपिटल टी की जगह f लिख देंगे। अब यहाँ f का मान दे रखा है 50 हर्ट्ज, तो स्मॉल t बराबर लिखोगे आप 1/4 इंटू 50 करना है। ठीक है, तो 4 इंटू 50 कितना हो जाएगा 1/200, 1/200 जब आप करोगे तो 1/200 कर लीजिए, तो 1/200 आएगा 1/0.5 इंटू में 10⁻⁻2 यानी 5 मिली एम्पियर। इसको आप 5 मिली एम्पियर भी या 5 इंटू 10⁻3 एम्पियर बोल सकते हो। क्लियर है कि नहीं, नहीं पल्ले पड़ेगा 5 इंटू
10 की घात क्या बोला समय, तो 5 × 10 की घात -3 सेकेंड, 0.005 सेकेंड टाइम लगेगा। बोलो क्लियर है, निकाल लोगे। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 75 हर्ट्ज आवृत्ति वाली प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण लिखिए, इसका वर्ग माध्य मूल मान 20 दे रखा है। आवृत्ति क्या दे रखी है 75 हर्ट्ज, और इसका IRMS क्या दे रखा है, तो IRMS आपको समीकरण बताना है। तो देखो समीकरण बच्चों क्या होता है, समीकरण होता है I बराबर IM साइन ओमेगा टी होता है, ये होता है। तो यहाँ ओमेगा तो दिया नहीं, आवृत्ति दे रखी है, और IM ना देके उसके लिए वर्ग माध्य मूल धारा दे रखी है। तो IRMS आपको दे रखा है 20 एम्पियर। तो यहां से आप क्या करो, IM का मान निकालो, जो क्या आएगा √2 इंटू में IRMS, तो 20√2 आ जाएगा, 20√2। और यहाँ से ओमेगा निकालना है, तो बच्चों ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2πf होता है, f आपको दे ही रखा है, तो ये रखिए 75, तो आ जाएगा कितना 150 पाई आ जाएगा। तो I क्या रहेगा यहाँ से 20√2 इंटू में साइन 150 पाई इंटू में टी कर लेना। ठीक है, ओमेगा का मान निकाल लेना और IM का मान निकाल के रख देना है। ठीक है, RMS आपको दे रखा था। ओके, समीकरण लिखना था, बस बात ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक परिपथ में प्रयुक्त वोल्टा नियमन है, वोल्टेज ये है और धारा ये है, तो क्या करना है इसके लिए, तो प्रयुक्त वोल्टा की आवृत्ति बताओ और वर्ग माध्य मूल धारा बताओ। देखो आवृत्ति कैसे निकालोगे, तो बच्चों जो टी का गुणांक होता है ना वो क्या होता है ओमेगा, तो ओमेगा यहाँ से क्या दे रखा है 314 दे रखा है, तो ओमेगा क्या होता है 2πf होता है, तो 2πf 314 आएगा, तो यहाँ से f क्या आएगा, f आएगा 314 अपॉन में 2π आएगा, पाई को 3.14 रखिए, इसको आप सोल्व करोगे तो ऊपर 100 लग जाएगा, ये 300 से कट जाएगा, तो कितना आएगा 50 हर्ट्ज। तो याद ही कर लीजिए जब ओमेगा का मान ओमेगा 314 होता है ना, जब टी का गुणांक 314 होता है उसकी आवृत्ति आती है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज आवृत्ति का ओमेगा कितना होता है 314 होता है, ये फिक्स अगर एग्जाम में आए तो आप याद कर लो 314 पे कितना आता है 50 हर्ट्ज आवृत्ति आती है, तो ये तो आवृत्ति आ गई है। उसके बाद क्या बोल रहा है वर्ग माध्य मूल धारा, तो वर्ग माध्य मूल धारा के लिए क्या करो, देखिए यहाँ पे I बराबर आई ये देखा, तो बच्चों यहाँ साइन क्या जो यहाँ लगा होता है ना वो अधिकतम मान होता है, तो यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ क्या मानेंगे 1 मानेंगे, तो IM का मान क्या गिवन है आपको 1 एम्पियर गिवन है। ये क्या पूछ रहा है वर्ग माध्य मूल धारा, तो ये क्या आएगी IRMS बराबर क्या हो जाएगा IM बाई √2। अब IM कितना है 1, तो 1/√2 इसका आ जाएगा RMS मान 1/√2 एम्पियर। साइन और कोस के आगे जो भी होता है वो अधिकतम मान होता है, जैसे V बराबर VM साइन ओमेगा टी या I बराबर IM साइन ओमेगा टी। IM VM मतलब मैक्सिमम वैल्यू करंट की या वोल्टेज की। बोलो क्लियर यहाँ तक। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रखा है किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में आरोपित वोल्टेज 220 है, तो जो वोल्टेज दे रखा है वो क्या होता है RMS होता है। तो VRMS क्या दे रखा है आपको, यहाँ से VRMS दे रखा है 220 वोल्ट दे रखा है। अगर ये शिखर इसका पूछ ले तो 220 का शिखर कितना आता है, 220 का शिखर 311 आता है। और फिर आगे बोला है, अभी जो पूछ रहा है वही कर लेते हैं। तुम यदि R का मान 8 ओम है, XL और XC बराबर है, एक्सल क्या होता है प्रेरकीय प्रतिघात, प्रतिघात एक तरह से प्रतिरोध है, प्रतिघात का मात्रक पूछे, प्रतिघात का मात्रक पूछे तो ओम रहेगा, और XC होता है धारितीय प्रतिघात होता है, हाँ या ना। तो यहाँ से पहला पूछ रहा है वर्ग माध्य मूल वर्ग माध्य मूल मान, वोल्टा का क्या पूछ रहा है, वोल्टा का वर्ग माध्य मूल मान पूछ रहा है। जो मान दिया है वही वर्ग माध्य मूल, दिया हुआ मान क्या होगा 220 वोल्ट, तो पहले का आंसर 220 ही रहेगा। आगे परिपथ की प्रतिबाधा पूछ रहा है, तो इसमें L, C और R तीनों है, तो LCR परिपथ की प्रतिबाधा का फॉर्मूला क्या होता है, Z बराबर वर्गमूल के अंदर R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब XL XC का मान बराबर 6, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो यहाँ आप करोगे 8 का वर्ग करोगे तो 8 के वर्ग का वर्गमूल वापस 8 ओम ही आ जाएगा, और प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है ओम ही होता है। क्या बात क्लियर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट हो 6 हो गया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो 7 में क्या बोला है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में होने वाली शक्ति क्षय गणना करो, यानी शक्ति क्षय निकालना है, और यहाँ वोल्टेज ये दे रखा है और धारा आपको ये दे रखी है। तो देखो बच्चों जहां से आप जब आप देखोगे ना, तो वोल्टा में और दोनों में साइन साइन है, यहाँ कला साइन और कोस के जो आगे लिखा होता है वो फेज होती है कला होती है। तो यहाँ कला ओमेगा टी प्लस π/2 है, और यहाँ कला ओमेगा टी, यानी इसमें जो वोल्टेज है वो करंट से आगे, वोल्टेज कितना आगे 90 डिग्री आगे करंट से, तो वोल्टेज आगे यानी से शुद्ध प्रेरकीय परिपथ की बात कर रहा है, और कला यहाँ पे π/2 है। तो शक्ति का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है P, वो होगा एक तरह से VRMS
आई आर एम एस इंटू में कोस फाई होता है। अब यहाँ फाई 90 डिग्री है तो कोस 90 जीरो होगा, तो यहाँ आप रखोगे कोस 90, अब बाकी आप कुछ होता रहे तो इसमें शक्ति कितनी आ जाएगी, औसत शक्ति कितनी आती है, जीरो आ जाएगी। तो शुद्ध प्रेरकीय और शुद्ध धारितीय परिपथ में औसत शक्ति भी कितनी होती है, जीरो। औसत शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, पी एवरेज बराबर वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई होता है। बात क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन हो गया था यहाँ 200, तो यहाँ इसका शक्ति जीरो ही हो जाएगी, औसत शक्ति जीरो हो जाएगी। आगे क्वेश्चन नंबर 8 थ्योरेटिकल आ गया, देखो क्या बोला है, 220 प्रत्यावर्ती धारा 220 वोल्ट दिस धारा की तुलना में अधिक खतरनाक होती है, क्यों। तो देखिए क्या होता है कि जो 220 वोल्ट की दिस धारा है उसका जो शिखर मान है वो 311 वोल्ट होता है, इसलिए वो दिस धारा मतलब प्रत्यावर्ती धारा की तुलना में अधिक खतरनाक होती है। इसको क्या नोट्स में एक बार पढ़ लेना इसको। आगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो इनका आंसर आपको नोट्स में ढूंढना पड़ेगा। देखो तो सवाल क्या है, ट्रांसफार्मर में होने वाली कोई दो मुख्य ऊर्जा हानियों को का उल्लेख कीजिए, इन्हें कैसे कम किया जा सकता है। जैसे फ्लक्स ऋण हानि हो गया, भंवर धाराकरण हानि हो गया, सेतिल्य हानि हो गया, ठीक है। तो ये आप कर लेना, इनको कम करने के उपाय। भंवर धारा में पटलित कोड बनाते हैं, चुंबकीय फ्लक्स लीकेज में क्या करते हैं, क्षरण में क्या करते हैं, एक कुंडली को दूसरी कुंडली को लपेट देते हैं, तो आप वो देख लेना, ठीक है। आगे और फिर इसी में उच्च लंबी दूरियों तक विद्युत शक्ति का संचरण उच्च वोल्टता पर क्यों किया जाता है, तो उच्च वोल्टता पर शक्ति की हानि कम होती है इसलिए किया जाता है। और ढंग से एक बार नोट्स में देखना। आगे बोला है प्रत्यावर्ती धारा के अर्ध चक्कर के लिए औसत मान के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो यहाँ अर्ध ही बोला है कि आधे चक्कर के लिए आपको एवरेज वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो यहाँ आधे की जगह पूरे चक्कर में आपको डेरिवेशन करवा सकता है। तो ये आप डेरिवेशन देखना कौन सा वाला, औसत धारा वाला। कैसे निकालते हैं, समाकलन आई डी टी बटे समाकलन डी टी। पूरे चक्कर की बात करें तो लिमिट लेनी है 0 से टी, 0 से टी लेनी है। आधे की बात करें तो 0 से टी बाई 2 कर लेना है, 0 से टी बाई 2। और आई का मान क्या रखना है, आई का मान रखना है आई एम साइन ओमेगा टी। फिर इसका आपको समाकलन वगैरह करोगे तो आपको एवरेज 0 मिल जाएगा। आधे चक्कर में 2im पाई आ जाएगा, प्लस धनात्मक अर्ध चक्कर में 2im पाई और ऋणात्मक अर्ध चक्कर में -2im। आई मतलब वो जो मैक्सिमम जिसको हो सकता है आपके नोट्स में आई नोट से दिखाया हो वो वाली बात है। तो ये डेरिवेशन में आपको कर लेना है। इसके साथ आपको औसत शक्ति का डेरिवेशन भी कर लेना जो आगे साथ दिया मैंने ले रखा हुआ है यहाँ पे। आगे देखिए कॉलम है, तो ये मैंने बोर्ड का सवाल ले रखा है। वैसे इसमें दोनों चैप्टर है, दोनों चैप्टर के फॉर्मूले एक तरह से चैप्टर नंबर आपके 6 के भी और 7 के भी। तो अनुनादी आवर्ती का फॉर्मूला, अनुनादी आवर्ती क्या होती है, अनुनादी आवर्ती होती है रूट एल सी। क्या होती है रूट, तो एक के साथ क्या आएगा, तो 1 का सही क्या रहेगा, सी रहेगा। उसके बाद गुणवत्ता गुणांक क्या होता है, तो गुणवत्ता गुणांक बच्चों होता है ओमेगा नोट एल बाई आर। क्या रहेगा, ओमेगा नोट एल बाई आर। तो यहाँ इसको ऐसे मैच मत करना, यानी 1 का क्या रहेगा, सी रहेगा, सेकंड क्या रहेगा, एफ रहेगा। औसत शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, तो अभी बोला था औसत शक्ति वी आई कोस फाई होती है। और आगे बोल रहा है प्रतिबाधा, तो प्रतिबाधा यही रहेगी जेड, अभी तो बात की थी। और बोल रहा है स्वपरिण गुणांक, तो स्वपरिण गुणांक ये होता है, क्या होता है, ये वाला एल भाई होता है ना, ई बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी। और बोल रहा है चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, तो बच्चों ये होती है हाफ एल आई स्क्वायर। हो गए क्लियर। तो आपको मैच करने को सवाल अगर आ जाए तो फॉर्मूले याद होना चाहिए था। फॉर्मूले दोनों चैप्टर के यहाँ पे एक साथ देखिए, बोर्ड एग्जाम से 2015 का सवाल है। क्लियर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति का व्यंजक आपको व्युत्पन्न करना, डेरिवेशन देखना है, ठीक है, डेरिवेशन देख लेना है। आगे क्वेश्चन नंबर 13 बोर्ड के सेंपल 2023 का सवाल है। क्या बोला है, एक श्रेणीबद्ध आरएलसी एसी परिपथ में शक्ति गुणांक का डेरिवेशन बताइए। यानी शक्ति गुणांक का आपको डेरिवेशन करना है। कोस फाई बराबर आर बाई जेड, और फिर जेड क्या होता है वो डायग्राम बना के यहाँ पे फाई बना लेना, यहाँ पे ठीक है, यहाँ आर बना लेना और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस फाई बन जाएगा आपका आर बाई जेड, यहाँ पे जेड हो जाएगा और ये आपका एक्सएल माइनस एक्सी होकर डायग्राम बना के करना है। शक्ति गुणांक का आपको यहाँ पे व्यंजक व्युत्पन्न करना है। क्वेश्चन नंबर 14 बोर्ड के लिए, क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट है। जो प्रत्यावर्ती वोल्टता के साथ संबंध एलसीआर परिपथ के लिए फेजर आरेख खींचते हुए प्रतिबाधा का डेरिवेशन है वो फेजर आरेख से। कौन से आरेख से, वो फेजर यहाँ से आर लेके इधर एक्सएल लेके नीचे एक्सी लेके फिर यहाँ एक्सएल डिफरेंस एक्सी लेके आपको जो जेड का जो डेरिवेशन आएगा ना, जेड क्या होगा वर्गमूल के अंदर ये फाई कलांतर हो जाएगा। तो जेड क्या होता है वर्गमूल के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर वर्गमूल के अंदर वो डेरिवेशन आपको करना है, मतलब प्रतिबाधा का व्यंजक उत्पन्न करना है एलसीआर परिपथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 15 जो अर्धशक्ति बिंदु आवर्तियों से क्या अभिप्राय है, परिभाषा अगर पूछ ले। और इसी में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एक श्रेणी एलसीआर परिपथ के लिए बैंड चौड़ाई का डेरिवेशन जो आता है ना डेल्टा ओमेगा बराबर आर बाई एल वाला डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से कर जाना।
बैंड एलसीआर परिपथ के लिए बैंड चौड़ाई का डेरिवेशन ढंग से कर जाना है, ठीक है। और साथ में एक डायग्राम को आपको बनाना होता है। प्रत्येक धरा हुआ है आवर्ती के मध्य वक्र में अर्धशक्ति बिंदु आवर्तियों को दर्शाए। तो आपको जब बैंड चौड़ाई का डेरिवेशन करोगे तो उसमें डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। ऐसा डायग्राम बनता है, यहाँ पे आई लेंगे और यहाँ पे अपन क्या लेंगे आवर्ती, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। यहाँ पे F1, यहाँ पे F2 और यहाँ पे क्या होता है आपका FR होगा। या ओमेगा में बात करते हैं यहाँ ω1 लिख देना या ω2 लिख देना और यहाँ ओमेगा नोट कर लेना अनुनादी आवर्ती को, या ओमेगा आर दिखा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दिखा देना, ठीक है। ये हो गया आई और एफ के बीच ग्राफ, आई और एफ के बीच यहाँ ओमेगा नोट, इधर ω1, इधर ω2, यहाँ लिए अपने आवर्ती और यहाँ पर ले रखिए धारा ले रखिए, ठीक है। तो ये आपको बैंड चौड़ाई डेरिवेशन ढंग से इसमें कर लेना, अच्छी तरह से कर लेना है। तो इसमें इतने सवाल मैंने दिए और बाकी आप पे अगर टाइम है तो PYQs करके जाना। PYQs क्यों करके जाना है आपका सवाल मैं फिर से बोल रहा हूँ दोबारा। चैप्टर नंबर 9 में मैंने बोला था या 8 में बोला होगा कि आप बोल रहे हो कि सर इस बार तो पैटर्न चेंज हो गया, MCQs तो पहले ऑब्जेक्टिव आते नहीं थे, पहले तो मतलब इस बार पैटर्न चेंज। तो देखिए बच्चों क्या था, पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो नहीं आते थे लेकिन एक एक नंबर के क्वेश्चन आते थे और एक नंबर के क्वेश्चन को वापस ऑब्जेक्टिव में चेंज किया जा सकता है। तो अगर मान लीजिए ब्लूप्रिंट अकॉर्डिंग पेपर नहीं भी आता है, कुछ ऊपर नीचे भी होता है और आप PYQs करके जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो PYQs देख जाना लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस देख के जाना है, ठीक है। सिलेबस के ऊपर मान लीजिए जैसे कोई टॉपिक पहले था अब सिलेबस में नहीं है तो उसको हटा देना। जैसे वाइन डायग्राम जनरेटर है वो पहले था अभी नहीं है तो उसको इस टाइप के सवाल आप ऐसे मतलब जैसे ट्रांजिस्टर है सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में 14 चैप्टर में ट्रांजिस्टर वो पहले था अब नहीं है तो ट्रांजिस्टर छोड़ जाना, PYQ जहाँ भी आप पढ़ो तो ऐसे देख लेना, ठीक है। तो ओके प्यारे बच्चों धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा।